नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का दिवाली स्पेशल। इस साल अभी तक तो शेयर बाजार हिचकोले ही खा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बिकवाली थी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ तो उसके बाद मार्केट फिर से दौड़ना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा हमने बहुत बार होते हैं देखा है इस साल, और निवेशक हो गए हैं परेशान क्योंकि बार बार खरीद लेते हैं ऊपर और उसके बाद बाजार दे जाता है झटका। अब क्वार्टर टू अर्निंग से पहले बाजार चलना तो शुरू हुआ है, लेकिन हम इस शो में बात करेंगे पूरे साल के आउटलुक की, यानी कि दिवाली टू दिवाली बाजार कैसा रह सकता है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सुनील सुब्रमण्यम जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं और आप सबके फेवरेट हैं क्योंकि वो बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं और स्टॉक मार्केट पे बहुत ही गहरी पकड़ है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी, आपके निवेशकों और दर्शकों को भी मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। सर आप ये बताओ, जो मैंने बोला क्या वो सही था? इस साल बाजार ने परेशान नहीं किया कि पैसा कहाँ बना? 2024 के लेके बैठे हुए हैं 2025 में, अभी तक तो वो भाव ही नहीं आए बहुत सारे स्टॉक्स में। अब आपका आउटलुक क्या है शेयर बाजार को लेकर? तो पहली चीज है कि इस साल जो हुआ, मैं कहूँगा कि मुझे 1970 1970s की टाइम में लेके गया, जब इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। तो हर चीज जो देश में होता था उसके लिए वो सीआईए का हैंड बताती थी। ये सीआईए वाले ने किया, ये सीआईए वाले ने किया। तो वही हालत है आज। आज हमारी देश जितने भी आगे बढ़े, वो एफआईए की हाथ है उसमें कि मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे। तो ये फॉरेन हैंड की जो डोनाल्ड ट्रंप। बात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए बेटी। डोनाल्ड ट्रंप अपना पैसा थोड़ी लगा रहे इंडियन मार्केट में, मगर एफआईएस लगा रहे। शायद उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक हाथ है, मगर खाली डोनाल्ड ट्रंप का हाथ नहीं है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स है जो इस फॉरेन हैंड को हमारे मार्केट से हटा रही है। राइट, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग किया है उन्होंने इस साल अब तक। राइट, और उसका दुगना डीआईएस ने खरीदारी की है। फिर भी मार्केट मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो सेल करते हैं लार्ज कैप में, मगर डीआई के पास पैसा है लार्ज मिड और स्मॉल कैप के लिए। तो वो सबको लेकर लार्ज कैप नहीं खरीद सकते, इसलिए वो मार्केट को पूरा समर्थन नहीं दे पाए। ब्रॉडर मार्केट में उन्होंने ज्यादा अपना पैसा को भी डिवाइड किया। सेकंड बात होती है, तो वो एक एक चीज को बेचते हैं, उसको खरीदते हैं ना, तो वो दाम गिरने के बाद ही खरीदते हैं। डीआईएस भी स्मार्ट है। तो वो इस वक्त में बेचते हैं, वो कोई रिटेल जाके खरीदता है और फिर प्राइस और गिरती है तब डीआईएस जाके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पैसा निवेशकों ने डीआईएस के डीएमएफ से या इंश्योरेंस को दिया है, उसका अच्छा फायदा, अच्छा डिप्लॉयमेंट हुआ है कि लोअर प्राइसेस पे किया है। अब आपने जो सवाल पूछा था अगले साल के लिए, तो मेरा मानना है कि इस साल एक डिस्कनेक्ट था बिटवीन जीडीपी ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ एंड मार्केट ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से अर्निंग ग्रोथ नहीं आई, मगर अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से भी मार्केट नहीं चल। तो ये तीनों में एक डिस्पैरिटी थी, वो इस साल सेट राइट हो जाएगा। क्योंकि दिवाली से दिवाली की बात क्यों कर रहा हूं मैं, तो एक एक साल तक थोड़ी ये ट्रम्प और टैरिफ का मामला चलेगा। एक न एक दिन तो ये सुधार तो आ जाएगा, मेरे ख्याल में नवंबर एंड तक आ सकता है। नहीं हुआ तो दिसंबर जनवरी कहीं पे तो आ जाएगा। तो जब वो आती है तो एक पॉजिटिव ट्रिगर एफआईएस की वापसी के लिए वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। तो एक अगली जो दिवाली तक की मार्केट के लिए ये ट्रिगर जरूर आ जाएगा, और जब मार्केट को पकड़ नहीं पाओगे। तो वो एक बात है। सेकेंड बात यह है कि जो डिसीशंस गवर्नमेंट ने लिया है, फ्रॉम इनकम टैक्स कट से लेकर आरबीआई ने उसको सपोर्ट किया है, रेट कट से फिर जीएसटी का कट, और फिर आरबीआई ने और भी लेंडिंग साइड को बहुत सपोर्ट दिलवाया है। ये सबको वक्त लगता है इकोनॉमी में फिल्टर होने के लिए, और अभी अभी सब अनाउंसमेंट हुए हैं। तो नेचुरली ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स इसका इम्पैक्ट अब फ्लो थ्रू होते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली जो एक स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स में जो एक स्लो डाउन दिख रही है, वो जरूर सुधार अगले साल में आ जाएगी। अब ये तिमाही की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम लगेगा इसको फिल्टर होने में। तो वो एक पॉजिटिव चीज है हमारी ग्रोथ रेट के ऊपर। और तीसरी बात है कि और भी अस्त्र है गवर्नमेंट के पास जो इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे जनवरी में आपको नेक्स्ट न्यू पे कमीशन का अनाउंसमेंट होगा, तो 10-12 हज़ार करोड़ का पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज के अंदर आएगा। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि गो लोकल की डोमेस्टिक को कितना सपोर्ट करें, आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करें। इन सब के इम्पैक्ट जरूर हमारी देश की ना ही जीडीपी ग्रोथ में, मगर अर्निंग्स ग्रोथ में भी दिखेगा। तो मेरी उम्मीद है कि ये अगले साल आपको शायद मार्केट सरप्राइज करेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा स्टॉक मार्केट की ग्रोथ हो सकती है। नहीं तो फिर कितनी कैचअप कितनी टू। आप क्या एस्टिमेट लेके चल रहे हो? फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? हम तो आंकड़े देखते रहते हैं ना, निफ्टी इतना, निफ्टी तो अभी तो 2 हफ्ते में 24,600 पे ट्रेड कर रहे थे, 2 हफ्ते बाद देख रहे हैं तो 25,300 पे ट्रेड कर रहे हैं। और हाँ, तो आप इस साल के लिए, इस नए संवत के लिए क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? निफ्टी कहाँ तक जा सकता है?
अरे नेक्स्ट समर तक तो मेरा तो 29,000 टू ट्वेंटी अरे 30,000। सॉरी, पर मतलब सची 29,000 30,000 तक हो सकता है हमारा। अरे क्या चाहिए आपको? 12% का ग्रोथ, तो 3,000 ऐड कर लीजिए ना। तो हमें चला दें फिर, सुनील 28,000 तो ट्वेंटी सुब्रमण्यम एट जी थाउजेंड बोला हो कि गया तीस मेरा हजार तो। जाएगा निफ्टी, ये हाँ। सही है, मतलब ऐसा चला दें, सुनील जी ने बोला 30,000 जाएगा निफ्टी अगले साल तक, जा सकता है, कर देंगे। मतलब हो तो सकता है, क्योंकि इतनी पेसिमिज्म में जी रहे हैं ना, मतलब सांस नहीं ली जा रही है स्टॉक मार्केट में लोगों से अच्छी तरीके से, बोल रहे हैं यार सोना चांदी भागी जाए, हमारी मार्केट नहीं चल रही है। तो आप बोल रहे हो 30,000, तो हम तो मान लेंगे, तो खरीदारी करें फिर। नहीं, नहीं तो धरिए, बॉटम में मेरा मिनिमम 27,500 और मैक्स में 3,000 30,000। 30,000। ये रेंज मुझे लग रहा है डेफिनेटली। क्यों क्यों लग रहा है सर, मतलब ऐसा क्या होने वाला है भारत में, क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं ऐसे? पॉजिटिव ट्रिगर वही है, ये जो एफ आई। आपने अभी जो बताए वो, लेकिन बीच वो में डोनाल्ड ट्रम्प फिर एक बार भी छींक मार देते तो फिर हमारी मार्केट नीचे आ जाती। इसराइल और हमास के बीच में पहले चरण शांति जो वार्ता हुई थी, शांति प्रस्ताव का पहला चरण शुरू हो गया है। यस। तो युद्ध रुक सकता है अगर 6 हफ्ते तक ऐसी शांति रही बरकरार, भाई बंधुशिप रही उनमें, तो वो फिर परमानेंट भी हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रम्प का हाथ है सर उस पर, इस बार तो काम कर दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दे दी सर इस बार तो। तो वही मैं सोच रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए, ट्रम्प को भी ना, जो काम कर लिया, अब सुधारने की बात है। अभी यूएस कांग्रेस ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ट्रम्प को इंडिया के साथ उतना एक नेगेटिव व्यू नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव होने का कांग्रेस का भी एक रिपोर्ट आया है। तो पार्लियामेंट का, यूएस पार्लियामेंट का। तो मेरा मानना है कि देखिए, आप ऑलवेज आपको नियर टर्म की हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस इश्यू को, मगर जैसे आप लंबी दिशा लेते हैं और अगली दिवाली की सोचते हैं, तो सोचिए ये सब शायद हम भूल जाएंगे। अगले साल आप पूछेंगे कौन है डोनाल्ड ट्रम्प, तो कौन है, क्या है ये टैरिफ। कैसे, ये तो नहीं भूलेंगे सर। भूलेंगे डोनाल्ड मैंने ट्रम्प तो क्या याद रहेंगे, एग्री। जिंदगी भर आए थे, टैरिफ लगाया था, भाई साहब उनके खुद की कंट्री में शटडाउन हो गया था, ये तो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा। उन्होंने दुनिया भर में बोल दिया था मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए हैं, ये तो याद रहेगा जिंदगी भर। याद, नहीं याद रहेगी, मैं बने कह रहा हूँ कि मार्केट भूल जाएगी, आपको भले याद सर वैसे रहे। ना बात सही है ये ना, हम इस साल जो जो हुआ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसराइल हमास हुआ, रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रम्प की ये टैरिफ थ्रेट वाली जो गेम थी ये तो चल ही रही थी, उसके बावजूद हम ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर तो है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो हम इतनी सारी खबरें चला दी और सब कुछ डर का मूड माहौल हुआ, पेसिमिज्म हुआ, लेकिन आप रिकॉर्ड लेवल्स के बहुत करीब हो, तो मार्केट क्या फैक्टर इन करके चलता है सर, इतने डर के मूड माहौल में भी सरेंडर नहीं किया। नहीं, इसके लिए मैं सबसे बहुत बड़ा कारण बताऊंगा, वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इसकी खास चीज मैं बताता हूँ, क्योंकि इस इतने जो आपने कहा ना कांड हुए ना, इतने फिर भी उन्होंने अपना इन्वेस्टर का एक मूड को अच्छा बना रखा के एसआईपी बुक 3,000 करोड़ बढ़ गई है भैया इसी पीरियड में। 23,000 पे थी, आज इनफैक्ट 3,000 से ज्यादा बढ़ गई, अभी 28,000 के करीब है। तो ये रेगुलर एक रिटेल निवेशक का जो सपोर्ट म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट को रहा है, और उसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही मेन कारण है। राइट, कुछ किसी को समझाना है उनको कि देखिए इंडिया का भविष्य अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, ये सब हो रही है, आप निवेश को मत रुकवाइए। एक कोई पैनिक रिएक्शन नहीं आया इन्वेस्टर्स की तरफ से। और म्यूचुअल फंड मैनेजर, अरे पैसा आएगा तो ही खरीदारी करेंगे ना, तो उनको ज्यादा मैं प्रेस करके क्या फायदा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो बेचेंगे। तब आप उनको बोलेंगे कि अरे इन्होंने बेच दिया, इंडिया पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि पैसा हाथ में आया। और कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को जो इन्फ्लोज आए हैं हर महीने एसआईपी के जरिए, उसके अलावा लमसम के जरिए, ये ही मार्केट को सपोर्ट दिया है। और इन केस इसको कहते हैं ना, एक वर्चुअस फिनोमेनन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, फंड मैनेजर ने खरीदारी की, तो मार्केट गिरी नहीं, तो उनको और भी पैसा देने के लिए कॉन्फिडेंस आया कि इतने इंडो पाक वॉर के बावजूद मार्केट गिरी नहीं, तो मैं और भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं। तो एक वर्चुअस साइकिल में जो आ गए हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट स्टेटस में। और अभी सोचिए कि इसका जर्नी आगे, आज हमारी जो हम देखा मैंने डेटा, 5.5 करोड़ की ही इन्वेस्टर्स है, यूनिक पैन है 140 करोड़ की आबादी में। हमारी म्यूचुअल फंड एम जीडीपी का खाली 17% है, अमेरिका में 100% से ज्यादा है। तो जर्नी इसका बहुत लंबा है। और मेरा मानना है कि ये एक जो सेविंग्स का रेवोल्यूशन चल रहा है ना इन्वेस्टमेंट का, वही हमारे मार्केट को सपोर्ट देगा। तो यानी कि इसलिए मैंने बॉटम बताया 27,500 नेक्स्ट ईयर, क्योंकि गिरने की तो संभावना नहीं है। कुछ भी हो, डोमेस्टिक की जो फ्लो की सपोर्ट है मार्केट को, सबसे बड़ा ताकत है। बट एक तरफ से, क्योंकि ये एफआईएस को भी एक अच्छी प्रॉफिट में एग्जिट दे रहे हैं हम, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि एफआईएस भी नाराज नहीं है जब जा रहे हैं इंडिया से।
खुशी जा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट्स में जा रहे हैं। तो क्यों कह रहा मैं कि ये हमारे लिए सबसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, इसको भूलना नहीं। हम इसको मार्केट कहते हैं, हम इसको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कहते हैं, डीआई की नहीं। ये अल्टीमेटली रिटेल निवेशक है जिसने म्यूचुअल फंड को समर्थन दिया है अपना पैसा देकर। तो ये बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आज देखिए लाख 1.5 लाख ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसमें भी जर्नी है कि वो भी बढ़त है। तो एक मीडियम टर्म आउटलुक ले लेना, तो हमारी मार्केट के लिए बिगेस्ट सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इज दैट इक्विटी का कल्चर जो बढ़ता जा रहा है ना, ये हमें सपोर्ट देगी। तो इसीलिए हमें इससे पॉजिटिव निकालना है कि इस साल में जो भी नेगेटिव हुए उसके बावजूद मार्केट बहुत गिरी नहीं। और जब भी ठीक सुधार कुछ आती है तो मार्केट दौड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज भी हैंडल किए हैं सर, हम्म। आपने एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड को भी हेड किया है। हम्म। मैं कल ना एक खबर आई थी, चांदी ने जैसे ही कल ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स छुआ ना इंटरनेशनल मार्केट पे, तो खबर ये निकल के आ गई कि कोटक म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने सिल्वर ईटीएफ में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स रोक दी, जो मौजूदा है वो चलती रहेंगी। हम्म। तो एज अ फंड हाउस, फंड मैनेजर क्या देखता है एसेट में कि बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड होने लग जाए ग्लोबल प्राइसेस से, या फिर रिचली वैल्यूड हो जाए, तो वो एकदम से नया नया निवेश जो है उसको रोक देते हैं। मेरे जहन में पता है क्या बात आई थी कल, जैसे ईटीएफ में सिल्वर सिल्वर ईटीएफ में कोटक ने जब ये फैसला किया था कि नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने, तो मेरे दिमाग में बात आई थी कि एक बार इक्विटी मार्केट में भी हो चुका है पिछले साल, जब म्यूचुअल फंड्स ने नए निवेश पे रोक लगा दी थी। बहुत सारे ऐसे फंड्स में ऐसा हुआ था। तो तब फिर कैसा हाइप बना हुआ था स्मॉल कैप मिड कैप्स में, एकदम से क्रैश कर गए थे। तो क्या मुद्दे की बात है कि सोना चांदी भी क्रैश कर सकते हैं, और क्यों करते हैं फंड मैनेजर्स ऐसा फिर? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी अलग है बात। ये सिल्वर ईटीएफ वाली बात और जो आपने कहा कि स्मॉल कैप फंड्स में निवेश को रोका था, इसमें अलग है सिचुएशन। मैं बताता हूँ आपको। सिल्वर ईटीएफ में बात हुई थी कि बिकॉज ईटीएफ के लिए एक प्रीमियम होता था ये सिल्वर का प्राइस अवेलेबिलिटी के कारण। तो ऑलवेज आप देखें तो एक्चुअली रिटर्न डायरेक्ट सिल्वर खरीदने से आपको ईटीएफ से बेटर रिटर्न आ रहा था, विच इज रिडिकुलस। मगर क्योंकि शॉर्टेज था सिल्वर का मार्केट में, एक प्रीमियम। तो अब क्या हुआ कि वो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी जब ईटीएफ का प्राइस क्रैश होगा तो आज 10% ज्यादा रिटर्न दिया है ओवर एंड अबाउट द सिल्वर प्राइस, सिल्वर ईटीएफ ने। तो इसीलिए कोटक और बाकी भी करेंगे सिल्वर ईटीएफ को रोक, क्योंकि उनको इस ईटीएफ का रूल होता है कि उसको बैक करना है एक्चुअल सिल्वर से। तो इसीलिए वहां पे जो, क्योंकि वर्ल्ड की सिल्वर स्टॉक्स लिमिटेड है, बढ़ नहीं रही है, तो इसीलिए उन्होंने रोका है। क्योंकि एट बाइंग एट अ प्रीमियम, आज जो घुस रहे हैं वो प्रीमियम में खरीद रहे हैं एट मार्केट, वेर इट्स बेटर दे गो एंड बाई सिल्वर इंस्टेड ऑफ बाइंग ईटीएफ एट अ प्रीमियम। जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं उनको तो प्रीमियम बन गया, इट्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो ये बहुत सोच समझ के उन्होंने किया है कि नो पॉइंट इन गेटिंग मोर मनी इन ईटीएफ, बिकॉज और भी सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वर्ल्ड में। तो एक लिमिटेड सप्लाई का ही डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो एक बबल सा फॉर्म हो रहा है, राइट। तो सिल्वर के प्राइस में करेक्शन आ सकते हैं, आ सकते हैं, मगर वी आर ए वेरी स्मॉल प्लेयर इन सिल्वर। वर्ल्ड की जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है ये है, और इंडस्ट्रियल यूसेज जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस में देखे, ग्रीन एनर्जी में सिल्वर का रिक्वायरमेंट होता है। तो सिल्वर की बात अलग है। तो उधर एक अनलेस एक नया प्रोडक्शन कहीं पे निकलता है, ये सिल्वर की दाम बढ़ेगी। मगर एक दिन इसका करेक्शन हो सकता है। इसे आई थिंक कोटक ने कहा है कि आप इस ईटीएफ के जरिए मत खरीदिए, बिकॉज प्रीमियम मिल रहा है। मेरा स्मॉल कैप फंड की बात क्या थी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स, देखिए सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से 2251 स्टॉक से नीचे ही स्मॉल कैप है। मगर नेसी 500 इंडेक्स में देखे तो टॉप 100 स्टॉक का 75% मार्केट कैप शेयर है। तो बाकी के 400 स्टॉक का खाली 25% का मार्केट कैप का शेयर है। यानी वहां पे फ्री फ्लोट बहुत कम होता है, क्योंकि प्रोमोटर्स ही ज्यादा शेयर रखते हैं। तो थोड़ा भी बाइंग होता है तो प्राइस बहुत बढ़ता है और गिरने की भी संभावना होती है। तो वहां पे भी निवेशक को सावधान करने के लिए कि आज वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं, उसके लिए उन्हें बंद रखी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा तो गिर गई। प्रॉब्लम वॉज दैट इट वॉज ओवर वैल्यू। तो ये कहना कि सिल्वर की दाम अब करेक्ट करेगी बिकॉज ईटीएफ स्टॉप करें, वो सही नहीं है। क्योंकि सिल्वर का डिमांड स्टोरी अलग है। और वो जब तक कि ट्रम्प की टैरिफ के कारण चाइना जापान ऐसे बड़े देश और अपना डॉलर से पैसा हटाकर प्रेशियस मेटल्स में डालने की जो उन्होंने शुरू किया है, जब तक वो जारी रहेगी ये दाम बढ़ते रहेंगे। पर फिर सर ये बात क्यों होती, हमने मैंने एक बार तो कल जब ये डिस्कशन हो रही थी हमारे इन हाउस, हम्म। जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हमारी टीम जो करती है, उसमें ये बात होती है, वो क्रूड पे भी ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी विदेशी निवेशकों की और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, कभी भी वो क्रूड पे हमने दाम नहीं आते देखे।
कॉमोडिटी में हमेशा ऐसे होता है, जब कॉमोडिटी भागनी शुरू होती है तो टारगेट्स जो ऊपर ऊपर के आते हैं, कोई बोलेगा चांदी 2 लाख हो रही है, कोई बोल रहा है 3 लाख हो रही है। अरे भैया, सोना चांदी हिलते कहाँ थे, ये तो अब चलने शुरू हुए हैं। तो टारगेट्स हमेशा ऊपर ऊपर के ही आते हैं चढ़ती कॉमोडिटी में। क्या निवेशकों को कॉशियस होना चाहिए अभी प्रेशियस मेटल्स में, या फिर नहीं इस साल भी वो आउट परफॉर्म करेंगे इक्विटी को? देखिए, जैसे ही ये टैरिफ की सिचुएशन में सुलझाव आएगी और इसराइल हमास की लड़ाई में भी सुलझाव आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड एंड सिल्वर का डिमांड घटेगा। ये अनसर्टेनिटी का प्रीमियम है उधर सेफ्टी एसेट्स के लिए, तो वो बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि इतनी तेजी से बढ़त होने के बाद अब थोड़ा सांस लेने की जगह आएगी उनके लिए भी। तो मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो में जरूर मैं रखूंगा सिल्वर और गोल्ड का 10 to 20%। मगर पोर्टफोलियो एलोकेशन में इस दाम को देखते ईटीएफ की देखिए, गोल्ड ईटीएफ की ऑल टाइम हाई पहुंच गई सितंबर में इनफ्लोस। तो लोग ऑलवेज फास्ट रिटर्न्स को चेस करते हैं। तो ये मैं उनको सावधान करूंगा कि आप जाके अपना गोल्ड सिल्वर का अलोकेशन बढ़ाइए मत। जितना है 10 to 20% रखना है। ओके, एज अ कॉशियस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तौर पर रखना है, मगर उस 20 को लेकर 40-50% मत कीजिए डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर, क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म में आपको ये साल 1.5 साल की बात नहीं है, आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है। और सच में कहूं तो गोल्ड में हैव बीटन इक्विटी इन टाइम पीरियड्स, बट इट इज नॉट अ वेल्थ क्रिएशन टूल, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्टेन अदर पीपल। तो एक कॉन्फिडेंस से आप नहीं कह सकते। वेरएज इक्विटीज का क्या होता है, अर्निंग्स, जीडीपी ग्रोथ ट्रांसलेटिंग टू अर्निंग्स का कॉन्फिडेंस है कि अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिलवा सकती है। तो क्या है कि शॉर्ट टर्म में ये ऑफ ट्रैक हो सकता है, मगर उसके कारण आपको ट्रैक बदलना नहीं है, वही मेरे काम है। आपके एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और गोल प्लानिंग को मन में रखते हुए मेरा मानना है कि अप टू 20% ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स में रख सकते हैं, और उसको कंटिन्यू कीजिए वैसे ही। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स भी है, जैसे मल्टी असेट एलोकेशन फंड करके एक कैटेगरी है, जहां पे सेबी ने ही नियम डाला है कि 20% से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। मैंने, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन देना है तो एक वो ब्रेकअप करते हैं, तो ज्यादातर फंड उसी में अपना निवेश करते हैं, तो वो एक सेफर जोन होता है आपको निवेश करने का, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इक्विटी मार्केट भी आते हैं सर, और जो बड़ा ट्रिगर है वो Q2 अर्निंग सीजन का ही है। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा ये Q2 अर्निंग सीजन, और कल के जो टीसीएस के नतीजे आए थे वो आपको कैसे लगे? क्या मूड माहौल सुधर सकता है क्या आईटी सेक्टर में? तो मैं पहले पहले सवाल का पहले जवाब दूंगा कि कि ओवरऑल Q2 रिजल्ट सीजन कैसा रह सकता है? नहीं, ओवरऑल क्वार्टर रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन हुआ है। ओके, तो डेफिनेटली नंबर्स में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बैंकिंग के भी नंबर्स में मार्जिन प्रेशर और थोड़ी एसेट क्वालिटी के ऊपर कोई चिंताएं जगाई हुई है। मगर अच्छी चीज क्या है कि ये उम्मीदें कम होना, मार्केट ने ही उम्मीदें कम कराई है। तो दो चीज है इसमें, एक होता है कि क्या एक्चुअल अर्निंग्स होगी, दूसरी होता है कि क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन ही कम है और अर्निंग्स भी कम होगी, इसलिए मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट उतना नहीं आएगा। मगर ये अर्निंग सीजन के कारण ऊपर का छलान अर्निंग्स के कारण देखना मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन वही थी, क्योंकि 15 अगस्त को अनाउंस हुआ, फिर 22 सितंबर को लागू हुआ जीएसटी कट, तो लब लोगों ने परचेसेस को पोस्टपोन कर दिया। फिर टैरिफ की आउटलुक भी हावी है, और इसीलिए इस अर्निंग सीजन की एक्चुअल नंबर सिक्वेंशियल या ईयर ऑन ईयर में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लार्ज कैप में सिंगल डिजिट की ही एक्सपेक्टेशन है। तो इस अर्निंग सीजन से एक सुधार आ जाएगा, ये आएगा मत सोचिए, मगर नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एनालिस्ट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। ओके, तो इस हिसाब से इस, मगर इस अर्निंग सीजन में दो और चीज है अर्निंग्स के अलावा, अर्निंग्स के संबंधित बट अर्निंग्स के अलावा क्या है वो, एक होता है जो गाइडेंस देते हैं। अब कुछ कंपनियां गाइडेंस नहीं देती है, उनको छोड़ते हैं, बट बहुत सी कंपनियां गाइडेंस देती है, तो उस गाइडेंस के हिसाब से ये क्रॉसओवर क्वार्टर होता है। यानी इस क्वार्टर में एनालिस्ट अपनी सोच को अगले साल की ओर ज्यादा शिफ्ट करते हैं, कि अब तक वो इस साल के बारे में सोच रहे होते हैं, मगर इस क्वार्टर से शुरू होते हुए 3-4 महीने ही बाकी रहता है ना इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो क्वार्टर थ्री में करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं Q3 में। हाँ, नहीं, सोच बदलते हैं मैंने वो, ये सोच अभी अक्टूबर से ही शुरू होता है। ओके। अक्टूबर से ही शुरू होता है, क्योंकि अक्टूबर में अर्निंग सीजन होते होते आपको नवंबर 15-20 तो हो जाएंगे, तो तब 4 महीने ही बाकी है इस साल के। तो इस साल के अर्निंग्स को देकर क्या फायदा। तो वो ऑलरेडी एक प्रोपोर्शन अगले साल का अर्निंग को डिस्काउंट करते हैं, वो उसमें अर्निंग्स की गाइडेंस
तो बातचीत जो करते हैं ना, इस कॉन्फ्रेंस जो होता है, अर्निंग्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कैसे उम्मीदें जगा रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है इस अर्निंग। सेकंड चीज जो है, जो मैं कहूंगा एक तरह से गलत है, मगर मार्केट में ये गलत ही चीज होगी और इसी कारण मार्केट को पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा, वो होगी कंजम्पशन के नंबर के ऊपर ध्यान। फेस्टिवल सीजन के नंबर पब्लिश होंगे, उससे माहौल अच्छा क्रिएट होगा। मगर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गलत है, क्योंकि ये सेल्स किस दाम पे हो रही है ये हमें जनवरी अर्निंग सीजन में ही पता लगेगा। तो आज उम्मीदें बढ़ जाएगी, अरे मारुति का इतना सेल्स, हुंडई का इतना सेल्स, टॉप लाइन बड़ा बड़ा, महिंद्रा का। मगर क्या दाम, क्योंकि कंपटीशन बहुत सीवियर है मार्केट प्लेस में, किस दाम पे बेच रहे हैं, क्या जीएसटी कट से भी ज्यादा उनको प्राइस कट करके ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो सच्चाई आपको जनवरी की अर्निंग्स क्वार्टर में ही दिखेगी। मगर माहौल अच्छा बनेगा, तो ये सेल्स के कारण लोग, रिटेल निवेशक सोचेंगे, अच्छा ओ महिंद्रा की सेल्स बढ़ गई, मैं जाके महिंद्रा का स्टॉक खरीदूं। गलत साबित हो सकता है अगर उन्होंने मार्जिन सेक्रीफाइस करके सेल्स को बढ़ाया, जो अगले क्वार्टर में दिखाई देगा, मगर इस क्वार्टर के लिए वो खबर अच्छी है। तो मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आउटलुक ना ले, बिकॉज ये नेगेटिव आ सकती है 3-4 महीने में। तो इस माहौल मार्केट के लिए अच्छी है, मगर निवेशक के लिए सावधान रहने की मैं सलाह दूंगा। ओके, तो ये मेरी अर्निंग सीजन की एक ओवरऑल गाइडेंस। तो ज्यादा कुछ नेगेटिव में नहीं लिख रहा हूँ, मगर ज्यादा पॉजिटिव भी मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूँ इस क्वार्टर के लिए। अब आप आईटी की सेक्टर की बात की आपने, मुझे टीसीएस के रिजल्ट से कंफर्ट मिली है 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक, उनका जो प्रॉफिट का ड्रॉप था उसमें ज़्यादातर वन टाइम, जो एम्प्लॉयज़ 1% ऑफ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने घर भेजा है, उसका वन टाइम कॉस्ट था, तो उसको हटाने की ज़रूरत है। तो एक वन टाइम कॉस्ट के बाद, सेकेंड, वो हटाने की बात ही एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मिड और सीनियर लेवल में उन्होंने जो एआई के लिए रेडी नहीं है उनको ही निकाला है। जो देख रहे हैं कि सीखने के लिए एआई का नई टर्म्स एंड रेवोल्यूशंस, उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है, उन्हीं को वो निकाल रहे हैं। तो सेकंड, उन्होंने एआई पे बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट की अगले 6-7 साल में करने की भी सलाह के ऐलान किया है। और उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है सेल्सफोर्स की कंपनी को। तो यानी टीसीएस बहुत तेजी से अपना एआई ओरिएंटेशन को बदल रही है। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और उनके पास कैश है एक्विजिशंस करने के लिए, और वो भी क्लियर कट बिजनेस मॉडल में एआई कंसल्टिंग यूजर इंडस्ट्रीज के लिए। राइट, एक होता है एआई जो अपने इंटरनली आप यूज करते हैं उनके कंपनी के अंदर ही, सेकंड है एआई कंसल्टिंग करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं इस कंपनी को खरीद कर, इस इन्वेस्टमेंट में कर कर। तो ये बेलवेदर आईटी कंपनी अगर ये दिशा दिखा रही है, तो अगले हफ्ते ही आपको 3 और बेलवेदर कंपनी इस सही सेक्टर में रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। अगर उन्होंने भी यही ट्रैक फॉलो किया कि क्लियर, मेरा ये आईटी का ले ऑफ जो कर रहे हैं ना, वो अच्छी खबर है। इट्स नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, जो भी ग्रेजुएट्स आए हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर एज अ कंपनी वो मार्जिन को बेहतर मैनेज कर रही है कि जो एम्प्लॉयज एआई रेडी नहीं है उनको निकालकर फ्रेश हायरिंग, सीधे एआई रेडी ट्रेन होने के लिए तैयार है, ऐसे ही को कर रही हैं। तो ये नेगेटिव जो हुआ था टीसीएस के रिजल्ट्स के ऊपर के बाद, लास्ट टाइम की बात की थी, 12,000 लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, वो नेगेटिव खबर नहीं था, वो पॉजिटिव खबर थी, क्योंकि वो सेट राइट कर रही है अपनी जो मिसमैचेस को। राइट, तो अगर ये बेलवेदर इन्होंने जो भी किया, इसी सिमिलर स्थिति बाकी के दिग्गज भी दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आईटी में मुझे सुधार दिख रहा है। और मेरी जो कंसिस्टेंट व्यू पिछले 2-3 महीने से रही है कि आईटी बाय ऑन डिप्स, एक कॉन्ट्रा काल के हिसाब से मैं रेकमेंड कर रहा हूं, वही मेरी कंटिन्यू होगी। और अगले हफ्ते ऑफ कोर्स फर्दर रीइंफोर्समेंट ऑफ ये थॉट प्रोसेस सामने आ सकती है, वो वेट करते हैं उसके लिए। ओके, तो फिर अगर आप दिवाली टू दिवाली देना चाहें तब भी ठीक, नहीं तो इस रिजल्ट सीजन को देख के या फिर क्वार्टर 3 रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में देना चाहें तब भी ठीक। हमको चाहिए आपसे बेस्ट दिवाली पिक्स, थीम्स, सेक्टर्स जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और जहां पर निवेशकों का पैसा बनेगा। सब व्यूअर्स जानना चाहते हैं, अगर सोलन सुब्रमण्यम जी को अभी कुछ खरीदना हो मार्केट में तो क्या वो वेट करेंगे, या फिर कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी है कि हाँ अगर डिप में भी मौका मिल गया तो खरीदेंगे जरूर, अगले दिवाली तक पैसा बनेगा। तो मेरे लिए अगले दिवाली तक मैं बताऊं तो 3 सेक्टर है मुझे। एक आईटी मैंने बता दिया, लॉजिक मैंने बता दिया, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, जो भी बैड न्यूज है वो सब दाम में बिक गया है। तो अब से कुछ भी एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखेगी तो वापस आएगी। सेकंड, उसके कारण आईटी का कारण ये है कि एफआईएस की वापसी मैं अगले साल में डेफिनेटली देख रहा हूं, तो अगर वो आएंगे तो आईटी डेफिनेटली उनके लिए फेवरेट पिक होता है। इसलिए मेरा नंबर वन दिवाली टू दिवाली पिक होगा आईटी, बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। सेकंड पिक होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसका कारण यह है कि मैं
ऑटो और ये कंजम्पशन की नंबर में मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है कि मार्जिन प्रेशर नहीं है। तो मेरे ख्याल में सेल्स करने के लिए उनको ज़रूर डिस्काउंट्स देना पड़ रहा है, और इसके कारण शायद उनकी अर्निंग्स की रिपोर्ट के लिए मैं इंतजार करूंगा अगले क्वार्टर का, नॉट इस क्वार्टर का। मगर व्हाट इज कंफर्म्ड इज दैट ये सब कंपनियां अपने स्टॉक को बेचने के ऊपर पूरा जोर लगा रही है, यानी कंजम्पशन की टॉप लाइन नंबर बढ़ेगी, सेल्स नंबर बढ़ेगी, वो कॉन्फिडेंस है। तो वो बढ़ती है तो देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो अगले साल के अंदर डेफिनेटली मैं वो एक प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन की कैपेक्स की स्टोरी जरूर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये एक्सपेंशन स्टोरी में मेरा पीएसयू बैंक टॉप पिक इसीलिए है क्योंकि ये सब एक्सपेंशन के लिए, ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं एसएमई और एमएसएमई सेगमेंट में, वही हम्म। फुलफिल करते हैं एक्सपेंशन का जो भी काम होता है। तो उनको लेंड करने की क्षमता खाली पब्लिक सेक्टर बैंक में है, तो क्योंकि प्राइवेट बैंक्स नहीं करते उतना एग्रेसिवली एमएसएमईज और इनको? वो बहुत बहुत रिस्क अवर्स है। प्राइवेट ओके। सेक्टर बैंक को क्या है कि हजारों इंडिविजुअल लोगों को 10-10 हजार रुपए देने के लिए तैयार है, और एक के लिए 40-50 करोड़ देने के लिए वो सोचते हैं। उनका एक प्रैक्टिस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। और एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उसने दशकों का एक्सपीरियंस है उसमें। और उसमें एनपीए की ये भी ज्यादा होती है, ये भी होती है, मगर इट्स अ बिजनेस, आपको हम्म। लॉस झेल कर करना पड़ेगा। तो पीएसयू बैंक्स के लिए ये अच्छी लोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी, और उनके मार्जिन लेंडिंग टू दिस सेगमेंट बिकॉज कंपटीशन ज्यादा नहीं है उनको, इज एट 13-14%। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे होंगे, तो इसलिए मेरे पीएसयू बैंक्स होते हैं। और तीसरा पैक जो होता है मुझे वो है इंडस्ट्रियल्स, इंडस्ट्रियल कैपेक्स। क्योंकि ये सेम प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की बढ़त में अब तक देखिए, इंफ्रा में, गवर्नमेंट का इंफ्रा में क्या होता है, सीमेंट, स्टील, ज्यादातर इन चीजों का डिमांड होता है। अब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में भी वो फैक्ट्री बनाने के लिए जरूरत होगी, मगर हाई वैल्यू थिंग होती है टर्बाइन, मोटर्स, राइट, जो इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वो पे मेरे लिए एक ऑर्डर बुक जबरदस्त बढ़ती हुई दिख रही है नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए मेरा फोकस इंडस्ट्रियल्स के ऊपर, कैपेक्स के ऊपर। तो ये तीन सेक्टर ये मेरे लिए दिवाली टू दिवाली अच्छे लग रहे हैं। ये तो आईटी, पीएसयू बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स, ये टॉपिक रहेंगे सुनील सुब्रमण्यम जी की। सर, प्राइमरी मार्केट पे भी एक सवाल होगा, और वो तो इस बार तो गजब ही हो गया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन, 4.4 लाख करोड़ रुपीस यस। के सब्सक्रिप्शन, मतलब 54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। शेयर्स जो इन्होंने बेचने थे, ओएफएस जो भी था, उसमें 7.13 करोड़ शेयर्स थे जो बेचने को आई थी कंपनी। और उसके मुकाबले 385 करोड़ से ज्यादा की शेयर्स की बोलियां लग गई। यस। 7 करोड़ और 385 करोड़ शेयर में फर्क होता है, मतलब इतना बड़ा इशू था ये, छोटा मोटा इशू थोड़ी सा, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इशू था ये। ऐसा क्या था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में? और अब तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऊपर है, लिस्टिंग भी अच्छी उम्मीद है, लेकिन ये क्या यूफोरिया है क्या इस बार जो आईपीओ मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है? नहीं बहुत आईपीओ आ रहे हैं सर। नहीं, मगर ये एलजी का करें तो जीएसटी रेट कट का सीधा फायदा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है ना, उनका पूरा काम उधर ही है। तो नेचुरली जीएसटी का माहौल ही एलजी को फेवर किया है मेरे ख्याल में। ये ये जीएसटी पर रेट 4.4 लाख करोड़ रुपए कितना पैसा है इंडिया में? मतलब से कितना उतने लोगों के पास लोग, कितना पैसा है सर? पैसा बहुत है यार, इंडिया में पैसे की कमी थोड़ी है। 4.5 लाख करोड़ एक ही इशू के ऊपर लगा दी, बताओ। चलो, पर वो क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ये खाली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है क्योंकि जीएसटी से फेस्टिवल सीजन का डिमांड, तो लोग प्रोडक्ट को जा रहे हैं, देख रहे हैं दुकान में, एलजी का प्रोडक्ट देख लिया, एलजी का शेयर देख लिया, तो उन्होंने 1:1 कर दिया। वही है, ये लोकल बेसिक वैल्यूएशन ठीक थी। वैल्यूएशन में जो अभी पता लगेगा। ठीक ठीक। नहीं, हो जाएगा ना, कमाई तो हो जाएगी लोगों की इस वाले में, फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है एलजी? नहीं, अच्छा, लॉन्ग आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहेंगे, ये बोलना चाहते हैं? टर्म हाँ, पर ओवरऑल फिर ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है कैसा लग? जनरली होता है ना ऐसे, हेविली ओवर सब्सक्राइब इशू, और तो होता है कि जनरली लास्ट में अपने फ्यू ऐसे छोगली एक्सप्रेस तो जनरली प्राइस करेक्शन होता है लेटर। ओके। आपने सर, देखा? वो हाल फिलहाल में हुआ भी है आईपीओ मार्केट में, जो लिस्ट हुए हैं, तो ठीक है, ऊपर जाके पिट जाते हैं, या फिर लिस्टिंग वाले दिन ही धड़ाम हो जाते हैं। इसको करेक्ट। एक्सेप्शन रखते हैं, लेकिन बहुत ऐसा हुआ है, तो निवेशकों के लिए क्या मैसेज होगा? ये निवेशकों के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, आईपीओ में निवेश करने के लिए मैं तीन चीज देखता हूँ यूजुअल। एक है वो पैसे का एंड यूज क्या है। अगर जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो पैसा निकालने के लिए बेच रहे हैं, राइट, वो मेरे लिए नेगेटिव ट्रिगर होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो कुछ कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान्स के लिए पैसा उठा रही है,
तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो बिजनेस में कॉन्फिडेंस है उनको, ये निवेश करेंगे तो वो बिजनेस का रिटर्न आएगा, तो शेयर होल्डर्स भी उसको उम्मीद करते हैं। थर्ड है कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा डेट ले लिया है और उसको रीपे कर रहे हैं, राइट, वो भी एक पॉजिटिव खबर है मुझे लिए, क्योंकि वो अच्छी है। और चौथी बात है कि जो प्रोमोटर्स की बात किया मैंने, जो प्राइवेट इक्विटी प्रोमोटर्स अगर बेच रहे हैं तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो निवेश इसीलिए करें, उन्होंने पैसा किसी का, रिटेल निवेशक का पैसा उठाकर इस कंपनी को सपोर्ट किया है, तो वो नेचुरल, वो ओके। पर मेरा डाउट है कि अगर वो प्रमोटर ही निकाल रहा है पैसा, तो वो नेगेटिव है। तो ये इस इन फिल्टर से मैं जनरली इनको डिसाइड करता हूँ। और सेकेंड इज के इस क्षेत्र में कितने और लिस्टेड प्लेयर्स है, क्योंकि अगर ज्यादा लिस्टेड नहीं है तो एक प्रीमियम बनता है जो भी लिस्टिंग के लिए आता है। तो ये सब फैक्टर्स में कंसिडर करके ही मैं एक जनरल रूल अप्लाई करता हूँ आईपीओस के लिए। तो लोग भी यही करें, वो बेटर होगा। सर आखिरी आपसे सवाल ये होगा कि दिवाली के मौके पर व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि वेल्थ बनानी हो अगर लॉन्ग टर्म में, तो ये रोज रोज मार्केट देख के ना बहुत डर लगता है। अब कहना आसान है कि मत देखो मार्केट फिर रोज रोज, लेकिन नहीं, वो आदत ही पड़ी हुई है कि रोज रोज तो देखना है, या फिर मतलब और देखने के लिए नहीं तो फिर इंस्टा है, नहीं तो फिर यूट्यूब है, फिर ऐसी चीजें देखने लग जाएंगे। इससे अच्छा तो मार्केट ही देख लो, थोड़ा सीखने को भी मिलेगा। पर सर डर बहुत लगता है सीरियसली, ये मार्केट जब क्रैश होता है ना बहुत डर लगता है। तो हम्म। वेल्थ बनाने का असली प्रोसेस क्या होता है, ये आप निवेशकों को कैसे समझाएंगे? ठीक है, वेल्थ बनता है आपको कंसिस्टेंसी से। आप कंसिस्टेंटली मार्केट में निवेश करें, सिस्टमेटिकली, और निवेश रहें। और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप, क्या होता है बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एक तो पास्ट रिटर्न्स को चेस करते हैं, और जिस सेक्टर में गोल्ड में बढ़ गया तो गोल्ड में डालते हैं, लार्ज कैप में बढ़ गया तो लार्ज कैप में डालते हैं, डिफेंस में बढ़ गया तो डिफेंस में। तो एक वो होता है कि वो आप उस पास्ट रिटर्न्स को कंप्लीटली भूलने की कोशिश कीजिए और डाइवर्सिफाई कीजिए। डजेंट मैटर व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, व्हाट हैज गॉन डाउन मस्ट गो अप, ये बेसिक रूल है मार्केट का। मगर सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ये कि लोग अपना गोल पोस्ट को शिफ्ट करते रहते हैं जब निवेश की जर्नी शुरू करते हैं। कि मैंने फुटबॉल में होता है कि यह गोल पोस्ट है, तो उसके लिए मैं जब नजदीक आता हूँ गोल डालने के लिए, तो गोलकीपर कहता है ये नहीं, ये मैं बोलता हूँ ये गोल पोस्ट को बढ़ा तो और दूर ले जाओ। और दूर ले जाओ। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं उस क्षण में, उस निवेश के लिए आप एक गोल को लिखे, चाहे वो पेपर पैड में लिखे, अगर पेपर के जमाने हो, या आईपैड में लिखे, जो भी बात है। मगर जब निवेश कर रहे हो उस दिन आप तय करो कि इस पैसे का मुझे क्या चाहिए, और भले ही वो रिडिकुलस हो, 100 टाइम्स मेरे को बढ़ना है, हो जाए, मगर वो लिखो। और जब वो दिन आता है, आप निकालो पैसा। उस दिन मत सोचो कि नहीं नहीं अब इतना बढ़ गया मैं इसको और भी बढ़ाऊंगा। तो वो एक डिसिप्लिन। तो मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन यही दोनों है। तो आप उस डिसिप्लिन को रखेंगे, गोल को पहले सेट कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, और स्टेडीली आप, क्योंकि लोगों को ज्यादातर पैसा मंथली मिलता है, चाहे वो आपके बाप का गया हुआ घर या प्रॉपर्टी हो जिसको आप किराए पे दे रहे हैं, या आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, सभी का मंथली पैसा आता है। तो मंथली निवेश एक बहुत सही ये होता है। तो कंसिस्टेंसी, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन की, आप जब निवेश करते हैं आप तय कीजिए कि इस पैसे का आपको क्या चाहिए। मेरे को बेंज कार खरीदना है, ठीक है, लिख दीजिए ये निवेश मेरे लिए बेंज कार के लिए है। ये बीवी की मेरे को 25वीं मेरी जो सालगिरह है या वेडिंग का एनिवर्सरी है, उसके लिए मैं कुछ बड़ा हॉलिडे प्लान कर रहा हूँ, लिख लीजिए वो। अगर वो तय करेंगे तो मार्केट की जो भी दिशा है, तब आपको लगेगा कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो और ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य सामने है। सर वैसे जिसने जिंदगी में पैसा कमाया हो ना मुश्किल से, और उसने सेव भी कर लिया और उसका पैसा बढ़ भी गया हो, तो जब वो ऑब्जेक्टिव आएगा ना उस दिन की अब खर्चा करने की बारी है, होगा करेक्ट। नहीं इतनी आसानी से खर्चा। दिल बैठ जाएगा एकदम से, भाई जिंदगी लग गई पैसा जोड़ने में। तो ऑब्जेक्टिव तो बना लिया, लेकिन उस दिन बोला ना आईफोन प्रो मैक्स खरीदना है, बोले भाई हाँ। फिर से सोच ले 10 बार, कल ही कीमत टूट जाएगी एकदम से खरीदेगा, तो फिर वो ऐसे से मन में विचार आ जाता है। जो पैसा बना लेता है उससे खर्च नहीं होता, और जब तक नहीं बनता तब तक माँ को ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, ऐसा होता है दिल में। करेक्ट। नहीं, उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी है। जो कह रहे हैं ना वही लोग कर रहे हैं, तो वो करने से उनको मैं करूंगा कि मना करूंगा मैं। आप लक्ष्य तय कीजिए और लक्ष्य को पाइए, बिकॉज मार्केट इज ओनली अ व्हीकल, वाहन आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए।
राइट, आपको सक्सेस और फेलियर उसी तरह से आपको जज करना है। बस वो आप, मैं कहूंगा कि लक्ष्य को तय करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और एक बार फिर से मेरी ओर से और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको हैप्पी दिवाली सर। थैंक हैप्पी यू। दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।